राधे कौन से पुण्य किए तूने, हर रोज तेरे घर आते हैं। नाइस, वेरी नाइस। 52 गज का दामन, 1.7 बिलियन लोगों ने इस गाने को पसंद किया। तो नोटिसेबल चेंज क्या रहा इस गाने के आने के बाद? पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे गाने कब 1 मिलियन जाएंगे, मेरे गाने कब 5 मिलियन जाएंगे, कब 10 मिलियन जाएंगे, बट मुझे नहीं पता था कि बालाजी ने इतनी बड़ी चीज़ें सोच रखी थी मेरे लिए कि 1 बिलियन अगर इंडस्ट्री में कोई होगा तो हमारी पूरी टीम का गाना होगा। अपनी सक्सेस को आप क्या ओवरनाइट सक्सेस मानते हैं? ओवरनाइट तो नहीं मैं बोल सकती हूँ, हाँ, बट एक मैजिक बोल सकती हूँ मैं। फीमेल सिंगर होने के नाते क्या बड़ा चैलेंज लगता है आपको इंडस्ट्री में? आई थिंक फेस वैल्यू। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपको सपना चौधरी के बाद हरियाणवी कल्चर में एक बड़ा बिग फेस, फीमेल फेस के तौर पर देखा जा रहा है। आप इस परसेप्शन को कैसे देखती हैं? मेरे हिसाब से सपना मैम एक इंडस्ट्री की क्वीन है, उनका कोई कंपटीशन नहीं है। तो आपका कंपटीशन किससे है? मेरा कंपटीशन एक बात ये भी बोल सकते हैं हम कि किसी का कंपटीशन किसी से नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको खुद से ही जीतना है। रेणुका, ये जो ढांडा न्योली वाला की रीसेंट सॉन्ग को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, इसे आप कैसे देखती हैं? उन्होंने पहले तो वो जो लिरिक्स पे मुद्दा हुआ था वो चेंज कर दिए थे। हमारी तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार लोग इसको पसंद करेंगे, बट लोग उसको जब नेगेटिव वे में लेते हैं तो बहुत हर्ट होता है। तो उनको भी काफ़ी हर्ट हुआ था इस चीज़ से, तो वो चीज़ शायद कहीं ना कहीं अच्छी नहीं थी। तो आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, टैलेंट या मार्केटिंग? टैलेंट। तो आपने कभी स्टेज पर खुद अनसेफ फील किया? जब आप एक कलाकार बनते हो, जब आप एक आर्टिस्ट बनते हो, तो आपको तालियों के साथ साथ गालियाँ भी सुननी पड़ती हैं। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी आवाज जुड़ी है जिन्होंने हरियाणवी संगीत को एक नई पहचान दी है। दमदार आवाज, देसी अंदाज के लिए जानी जाती हैं हरियाणवी सिंगर रेणुका जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है रेणुका जी। राम राम, नमस्कार सबको और आपको भी। थैंक्स फॉर कमिंग। आज तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया रेणुका के साथ, बट स्टिल वो आ पाई हैं, मुझे इस बात की खुशी है। थैंक यू सो मच। रेणुका जी, गांव से नेशनल फेम तक का सफर, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लाइफ का क्या रहा? देखिए, मुझे खुद नहीं एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इस लाइन में आ पाऊंगी, क्योंकि जैसी मेरी बचपन जैसा मेरा बीता उस तरीके से तो इतने बड़े सपने देखना मतलब मुमकिन ही नहीं था कि ऐसा कुछ पॉसिबल भी होगा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं जा पाऊंगी, क्योंकि हम लोग के पास खुद का घर तक नहीं था और पापा की इतनी कम सैलरी और ये सब, पढ़ाई भी मतलब नॉर्मल स्कूल में हुई है, तो उसके बावजूद इतना बड़ा सपना देखना तो मेरे बस की तो नहीं था। भगवान ने सब कर दिखाया और पता नहीं अब अपने आप ही चीजें ऐसी होती चली गई। कर्म भी बहुत मैटर करते हैं। करेक्ट। पता नहीं पिछले जन्म के कैसे क्या। वाह, आप स्पिरिचुअल भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। 52 गज का दामन, इस गाने ने आपको अलग ही आपकी ख्याति प्राप्त की। आपने 1.7 बिलियन लोगों ने इस गाने को पसंद किया। तो नोटिसेबल चेंज क्या रहा इस गाने के आने के बाद? इसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मेरा पहला गाना है कि पहला गाना आते ही बूम हो गया। इसके पहले मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, बहुत सारे स्ट्रगल किया है। आई थिंक मैंने स्टार्टिंग की थी मेरी 2016 या 17 से। ये गाना जब बूम हुआ तो शायद कोरोना के टाइम ये गाना काफ़ी लोगों ने सुना। तो उससे पहले काफ़ी गाने गाए थे, बट एक गाना था ऊंची हवेली, उससे एक जान पहचान मिली थी कि हाँ, रेणुका पवार नाम से कोई सिंगर है, कि कोई नई सिंगर आई है। फिर 52 गज में हुआ ये था कि गाना आए हुए 2 महीने हो गए थे। मैं एक हमारे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे मॉडल हैं केडी, कुलदीप कौशिक जी, तो उनके यहाँ पे लड़का हुआ था, उनका कुआं पूजन था, वहाँ पे हम लोग गए हुए थे और मेरे भाई ने मेरी दूर से खड़े होके, हम लोग डीजे पे ऐसे डांस कर रहे थे गाँव में ही, तो उन्होंने मेरी एक वीडियो शूट की। वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि उस वीडियो की वजह से लोग गाने पे गए, और कोरोना का टाइम था, सब घर पे बैठ के थे, तो एकदम से कंपनी वाले भी शौक हो गए कि ये क्या हो गया, एकदम से गाना इतना बूम कैसे हो गया। फिर वो गाना काफ़ी सुना। हाँ, इतना था। पहले मैं ये सोचती थी कि मेरे गाने कब 1 मिलियन जाएंगे, मेरे गाने कब 5 मिलियन जाएंगे, कब 10 मिलियन जाएंगे, बट मुझे नहीं पता था कि बालाजी ने इतनी बड़ी चीज़ें सोच रखी थी मेरे लिए कि 1 बिलियन अगर इंडस्ट्री में कोई होगा तो हमारी पूरी टीम का गाना होगा। तो उससे काफ़ी मतलब ये मिलता है कि यार मेहनत कभी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे कि काफ़ी लोग हार मान जाते हैं। ऐसे तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी काफ़ी चीज़ें ऐसे देखने को मिली थी कि मैं मेहनत करती थी, उसका फल कोई और ले जाता था।
मतलब मुझे उसका कुछ चीज़ क्रेडिट नहीं मिलता था। ऐसे कई बार हुआ, बट फाइनली फिर भगवान ने बोला था कि नहीं नहीं, थोड़ा सा सब्र रखो, आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अपनी सक्सेस को आप क्या ओवरनाइट सक्सेस मानती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ओवरनाइट तो नहीं मैं बोल सकती हूँ। हाँ, बट एक मैजिक बोल सकती हूँ मैं, कि एकदम से एक मैजिक हुआ कि जो चीज़ें सोची नहीं थी वो एकदम से हो गई। और सबसे ज़्यादा कौन सा प्रेशर है जो आपको कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर करता है इस सफलता के बाद? देखिए, मैं अपने लिए ही नहीं, मतलब मैं दूसरों के लिए भी बोलना चाहूँगी कि सफलता पाना बहुत ईजी है शायद। अब तो शायद बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया आ गई है, आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे भी अपनी वीडियोस डाल सकते हो। अगर वो एक रात में वायरल हो गई तो फिर आपको किसी का हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे टाइम पे टिकटॉक भी शायद आया ही आया था, इतना कुछ वायरल नहीं होता था उस टाइम पे। तो खुद जाके कंपनीज़ में जा के बड़े धक्के खाए हैं, मिन्नतें की हैं कि हमसे गाना करा लो। तो अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि अभी आपको किस चीज़ का प्रेशर रहता है, तो मुझे यही रहता है कि भगवान कभी मेरे अंदर वो चीज़ ना आए, एटीट्यूड ना आए, या फिर मेरे काम को लेके ऐसा ना हो कि नहीं बस अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे नहीं करना है। मैं अभी भी यही बोलती हूँ, अभी भी मेरा स्ट्रगल है, और जब तक मैं जीऊँगी तब तक मेरा स्ट्रगल ही रहेगा। तब तक सीखूंगी। बिल्कुल। अपनी आवाज़ को और अपने सिंगिंग स्टाइल को आप कैसे डिफाइन करती हैं रेणुका? मेरा मानना ये है कि जैसे कि मैं यूपी से हूँ और पहचान मुझे हरियाणा ने दी है, तो मैं यही डिफाइन करूँगी कि आगे भी अगर कोई बड़ा कुछ हो मेरी लाइफ में, तो मैं अपना हरियाणा कभी ना भूलूँ, और मैं अपनी हरियाणवी बोली हमेशा हर गाने में एक टच दूँ, एक फील दूँ कि हाँ, मुझे जिस हरियाणा ने बड़ा किया है, मैं कुछ थोड़ा सा उसका मान रखूँ। आपकी जन्मभूमि अलग है, कर्मभूमि अलग है। जी जी जी। तो आप अपने अर्ली डेज को याद करती हैं, स्ट्रगल के अर्ली डेज को? हमेशा क्या सबसे ज़्यादा हमेशा याद आता हमेशा है? सबसे ज़्यादा तो स्ट्रगल तो देखो हर जगह याद आता ही है। जैसे कुछ चीज़ होती हैं, ऐसा नहीं कि हर चीज़ अच्छी होती हैं, कभी ना कुछ खराब भी होता है। तो जब खराब होता है तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि भगवान ने इतना दे दिया, और इसके लिए उनको मैं हमेशा बहुत थैंक यू करती हूँ कि मैंने जितना सोचा भी नहीं था उतना दिया है। और अगर थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो भी जाती हैं तो उसमें भी मैं ऐसे बोल देती हूँ कि कोई बात नहीं, ये जितना भी दिया है सब आपका दिया हुआ है। अगर आपने इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर भी दिया तो वो आपकी मर्जी है भाई। तो फीमेल सिंगर होने के नाते क्या बड़ा चैलेंज लगता है आपको इंडस्ट्री में? कभी लगा आई थिंक फेस वैल्यू ये बड़ा चैलेंज है? एक फीमेल सिंगर के लिए शायद है, क्योंकि पहले 52 गज में भी प्रांजल दहिया है, तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं, गांव के जो लोग हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब सबको नहीं बोलूँगी मैं, मतलब मैंने खुद से सुना है कि मुझे काफ़ी बार ये बोला गया कि अच्छा वो गाना प्रांजल ने नहीं गाया। अच्छा, जो फीचर कर रहा है वही गाना गा रहा है, लोगों को ऐसा लगता है। लोगों को ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा सा मतलब ऐसा हुआ है कि हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है, ज़्यादा नहीं बोल सकते। अब तो खैर सब जानने लग गए हैं कि हाँ, ये 52 गज वाली है, इसने गाया है। अब तो लोगों को बहुत नॉलेज हो गई है, अब तो थोड़ा जानते हैं, बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। तो क्या कभी आपको इमेज या लुक्स को लेकर कभी प्रेशर फील हुआ? नहीं, प्रेशर तो नहीं, काफ़ी बार ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में कि जैसे कहीं जाते थे, नॉर्मल टीम में भी बोलते थे कि मैम आप थोड़ा सा ना अपने कपड़ों को लेके थोड़ा स्टाइलिश बनो, और थोड़ा सा ऐसा पहनो, ये करो वो करो। बट ऐसा नहीं कि मेरे फैमिली से ही मुझे परमिशन, ऐसे वाली कोई बात नहीं है। मेरा खुद मन नहीं मानता कि मैं, देखो अपनी अपनी चॉइस होती है कपड़े पहनने की, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी यार शॉर्ट कपड़े मत पहनो, ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। बट मेरी खुद की पर्सनल चॉइस यही है कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं पसंद है, तो मेरे को नॉर्मली लोग मुझे पसंद भी ऐसे ही करते हैं। अगर मैं कुछ पहन भी लेती हूँ, मेरे पास कमेंट आ जाते हैं, मैम आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये मत पहनना, ये मत करना। तो मेरी इमेज ऐसी हो चुकी है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ उस चीज़ में। आप हरियाणवी ड्रेसेस में खूबसूरत लगती हैं। हाँ, लोग को बहुत पसंद आता है, और मैं वो बखूबी निभाऊंगी भी हमेशा, जब तक इस इंडस्ट्री में हूँ। लोगों का दिल नहीं तोड़ूंगी कभी भी, ऐसे कोई कपड़ा नहीं पहनूंगी जिससे लोगों को हर्ट हो। अच्छा रेणुका, एक चीज़ और, एकदम से जैसे एक गाना आपका हिट हो गया, या एकदम से एक बड़ा हिट आपके हाथ में है सॉन्ग, और या फिर लॉन्ग टर्म आर्टिस्ट बनना, एक विराट हिट और लॉन्ग टर्म आर्टिस्ट बनना, दोनों में आप क्या डिफरेंस देखती हैं? मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि
जब कोई पहली चीज़ होती है ना तो सब उसको याद रखते हैं, मेरा ये मानना है। अब जैसे कि ओलंपिक में नीरज भैया ने जो वो जावलिन गोल्ड लेके आए थे, वो पहला लेके आए थे। तो मेरा मानना ये, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट पहली चीज़ हमेशा याद रखते हैं। तो जो हरियाणा का पहला बिलियन गाना है वो मैंने खुद ने भी नहीं, मतलब मेरी पूरी टीम ने मिलके दिया, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपको पता है जब ये गाना बिलियन हुआ था तो हरियाणा में ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं था जिसने स्टोरी ना लगाई हो। सब ने इतनी स्टोरी लगाई क्योंकि उनको ये था कि यार हमारे हरियाणा का पहला गाना बिलियन हुआ है। और मैंने उस दिन ये भी बोला था कि अगर मेरा खुद का गाना बिलियन भी नहीं होता ना, किसी और का भी होता, मैं तब भी स्टोरी लगाती, क्योंकि बहुत प्राउड की बात है कि यार अपने हरियाणा का पहला गाना बिलियन हुआ है। सोशल मीडिया पर अगर ट्रोलिंग होती है तो क्या मेंटल प्रेशर फील होता है रेणुका पर? हाँ देखो, क्योंकि मैंने कभी ऐसे नेगेटिव चीज़ें देखी नहीं है स्टार्टिंग से। मेरे को, आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मेरे किसी भी पोस्ट में देख सकते हो, आपको मेरे सारे कमेंट पॉजिटिव मिलेंगे, एक भी गलत कमेंट नहीं मिलेगा। तो अगर कभी ना कभी हो जाता है तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि नहीं ये क्यों हुआ। अभी पीछे एक शो था मेरा मुजफ्फरनगर में, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना पब्लिक में थोड़ा बदतमीज़ी कर रहे थे, तो मैंने ये बोल दिया, हालांकि पूरी वीडियो नहीं दिखाई वो, मैंने इतना बोल दिया कि आपका बिहेवियर तय करता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। तो बस उन्होंने इतनी ही क्लिप लगा के और वही डाल दी इंस्टाग्राम पे, तो उस पर थोड़े बहुत कमेंट आ गए कि आप कौन होते हो मैं सिखाने वाले, या फिर कुछ भी। बट मैंने उसके बाद ये भी बोला था कि मुझे पता है कि आप लोग ऐसे नहीं हो, आप मेरी बात मानोगे और आप ये बदतमीज़ी नहीं करोगे। और उन्होंने मेरी बात मानी भी। फिर मैंने बाद में ये भी बोला था कि आप लोग बहुत अच्छे हो यार, आपने मेरी बात मानी, और मतलब शायद आपको मेरी बात अच्छी लगी इसलिए आपने माना भी। तो मैंने उनको थैंक्स भी किया था कि बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात मानी। बट वही क्लिप डाल के उन्होंने वो सिर्फ लगा दी, तो उस पर इतने सारे कमेंट्स आ गए कि ये क्यों बोला आपने, ये क्यों बोला। फिर मेरी टीम ने भी बोला कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे चर्चे में बने रहना भी अच्छा होता है। तो आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, टैलेंट या मार्केटिंग? टैलेंट। और इंडस्ट्री के लिए? पता नहीं, अब मेरे को तो इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, क्योंकि मेरा सारा काम टीम संभालती है। मेरा काम बस इतना है कि गाना गाना है, शो करना है, और अपनी इंस्टाग्राम संभालनी है, पोस्ट रील्स वगैरह। बाकी बाहर की चीज़ें, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या, ये सब टीम देखती है, तो उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपको सपना चौधरी के बाद हरियाणवी कल्चर में एक बड़ा बिग फेस, फीमेल फेस के तौर पर देखा जा रहा है। आप इस परसेप्शन को कैसे देखती हैं? पता नहीं, लोग, मैंने अभी बोला कि शायद कहीं ना कहीं उनको मेरी कुछ सिंप्लिसिटी शायद पसंद है, और मैं वो बखूबी हमेशा निभाऊंगी भी। उनकी बात तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे हिसाब से सपना मैम एक इंडस्ट्री की क्वीन है। क्योंकि अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं कि भाई हरियाणा का नाम कहीं आता है, तो बोला जाता है कि अच्छा सपना चौधरी जहाँ से है वो वाला हरियाणा। अच्छा, तो उनको तो मेरे हिसाब से उनका कोई कंपटीशन नहीं है। आपके साथ कोई कंपटीशन? नहीं, मेरे साथ तो कोई कंपटीशन नहीं है। सपना उनका। चौधरी का किसके साथ कंपटीशन है, रेणुका को पता है? शायद नहीं है, क्योंकि बच्चे थे जब छोटे छोटे, मैं खुद बच्ची थी, तो एक तरीके से हमारे भी ऐसा था कि यार मैं कब मिलूंगी सपना मैम से। जब मैं इस इंडस्ट्री में आ भी गई थी ना, तो तब मैं ऐसा सोचती थी कि यार मैं कब मिलूंगी, मेरा बड़ा मन है उनसे मिलने का। और इवन मेरी फैमिली, मेरी मम्मी भाई सब ऐसा बोलते थे कि, क्योंकि वो चीज़, अब जो हम जेनजी हैं, जो भी हैं, हमारा जब बचपन था वो तब से उस लेवल पे है, तो उनका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता, मेरा जहाँ तक मानना है। तो आपका कंपटीशन किससे है? मेरा कंपटीशन एक बात ये भी बोल सकते हैं हम कि किसी का कंपटीशन किसी से नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको खुद से ही जीतना है। मेरा मानना यही है कि आपको खुद को बेहतर बनाना है। अगर आप कभी ये सोचने लग जाओगे कि यार बस मैं ही मैं हूँ, अब तो मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं, वहीं आप हार रहे हो, अगर आपके मन में ये चीज़ आ गई है तो। अच्छा, वैसे सपना चौधरी और रेणुका पवार के अलावा और कोई बड़ा फीमेल फेस है हरियाणवी सिंगिंग में? सिंगिंग में अभी बहुत सारी सिंगर्स आ गई हैं, जैसे कि आशु ट्विंकल है, रुचिका दीदी हैं, वो तो बहुत पहले से हैं, शिवा चौधरी हैं, और काफ़ी हैं, बहुत सारी हैं, स्वरा है, और कोमल चौधरी है, मतलब काफ़ी हैं। अभी इतने सारे गाने आ चुके हैं, और अब सब अच्छा कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि अब लोग बाय फेस जानने लग गए सिंगर्स को, तो वो बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सपना चौधरी ने स्टेज से ही हरियाणवी कल्चर को ना मास तक पहुंचाया है।
तो फीमेल आर्टिस्ट के रोल आप कैसे देख रही हैं, बदल रहे हैं क्या टाइम टू टाइम? अब तो इतने सारे आर्टिस्ट आ चुके हैं। आप भी देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पे कोई किसी के ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, किसी के 5 मिलियन है, किसी के 2 मिलियन है, तो वो भी मतलब सॉन्ग्स कर रहे हैं। तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, जिसके अंदर टैलेंट है, कोई बुरी बात भी नहीं है। और आज के टाइम में पता क्या चीज़ है, जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मुझे ये सुनने को भी मिला था कि इस लड़की से नहीं करवाते गाना, इसको कोई जानता नहीं है, इसके फॉलोअर्स नहीं है। उस टाइम पे ये होता था। बट आज के टाइम पे अगर कोई नया बंदा भी अच्छा गाना कर रहा है, कोई बढ़िया गाना कर दिया उसने, तो पब्लिक ये नहीं देखेगी कि इसका कितना बड़ा नाम है, क्या है। आज के टाइम में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये हो रही है कि लोग टैलेंट को पहचान रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये फॉलोअर्स वाला जो आप बता रही हैं, आपके साथ हुआ क्या? आपके साथ ही हुआ शायद, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं भी कुछ कॉन्फेस करूंगी। हाँ, स्टार्टिंग में तो काफ़ी हुआ है। ये हमारे साथ भी चल रहा है। ओके। बट मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर कोई किसी एक्सपर्ट को अपने बिठाना चाह रहा है अपने यहाँ, और ताकि आप एक इंस्पिरेशन है, जो भी एक्सपर्ट बैठ रहा है, या आप हो गए रेणुका खुद, आपकी बातें दूसरों तक पहुंचे, उसके लिए आपको ये क्यों देखना है कि भाई फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, और ये भी पता कि वायरल कभी भी कोई भी चीज़ हो जाती है, बिल्कुल, यू नेवर नो बिल्कुल। टाइम पे क्या क्या नहीं। बहरहाल रेणुका फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे 2 बड़े भाई हैं, 2 भाभी हैं और भतीजे हैं 3, एक भतीजी है, मम्मी पापा हैं। रेणुका शादी कब कर रही है? अभी तो फ़िलहाल मेरा कोई इरादा है नहीं शादी वादी का, बट मम्मी बोलती रहती हैं कि मेरे सामने कर ले, फिर पता नहीं कोई कैसा मिलेगा। मैंने कहा मम्मी अभी थोड़ा मेरे को देख ले दो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना बहुत प्रेशर होता है माइंड पे कि अब गाना जो दिया है, मैंने बोला ना आपको कि सक्सेस पाना बहुत इजी है, पर वहाँ पे टिके रहना उससे 10 गुना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर आपने एक चीज़ दे दी, अब इससे ऊपर की देनी पड़ेगी, अब वो दे दी तो उससे ऊपर की देनी पड़ेगी। लोगों को आपसे उम्मीदें बन जाती हैं कि यार ये अब नेक्स्ट क्या करेगा, अब ये क्या करेगा। तो हमेशा प्रेशर होता है कि मैं जो भी करूँ उससे दुगना करूँ, उससे अच्छा करूँ, उससे बेटर करूँ। तो क्या फीमेल परफॉर्मर्स को ज़्यादा जज किया जाता है इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू मेल परफॉर्मर्स? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा है। मतलब आपने कैसे सोचा ये? मतलब जैसे मेल के लिए समटाइम्स आसान हो जाती हैं चीज़ें पाना, बट फीमेल्स के लिए मैं बताती हूँ, challenges- जैसे कि मासूम भाई हैं। हाँ, अब उनके गाने सुन के लड़के ज़्यादा सुनते हैं, उनको लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं, लड़कियाँ भी करती हैं। तो जो वो गाने गाते हैं, जिससे लड़के जिम जाते हैं या फिर एकदम से ऐसा जोश आ जाता है कि हाँ गाना सुन लिया, ये हो गया वो हो गया, तो एक अलग क्रेज़ हो जाता है उनके लिए। अब जो मेरे गाने हैं वो थोड़े डांसिंग नंबर हैं और 52 गज का दामन, चटक मटक, तो लड़कियां ज़्यादा सुनती है। तो शायद कहीं ना कहीं एक क्रेज़ जो है, अभी फ़िलहाल में मासूम भाई के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी गानों को लेके, तो उससे भी बहुत ज़्यादा वो अभी मीडिया में आ गए थे, तो उनसे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो कंट्रोवर्सी से तो फ़र्क पड़ता ही है, देखो चाहे कोई भी हो। बट ये तो शॉर्टकट है मेरे हिसाब से। जानबूझ के तो नहीं किया, पर उन्हें जानबूझ के किया वो अलग पता चल जाता है, और खुद से होना उसमें अलग बात होती है। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सिंप्लिसिटी लोग आपकी बहुत पसंद करते हैं, तो डिसेंसी का प्रेशर आजकल आपको नहीं लगता सिर्फ लड़कियों पर ज़्यादा है? अब लड़के कौन सा मेकअप करते हैं छोटे कपड़े पहनते हैं। नहीं, वैसे कभी फील हुआ है ऐसा? मुझे ऐसे रहना पसंद है, मतलब मैं कोई प्रेशर में नहीं करती हूँ कि यार लोग क्या सोचेंगे, नहीं 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 ऐसे पहन के चलती हूँ, नहीं लोग पसंद नहीं करेंगे अगर मैंने छोटे कपड़े नहीं पहने तो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक कमेंट आया हुआ था मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने उसको अच्छा जवाब भी दिया था। उसने मेरे को बोला था किसी पोस्ट में कि आप छोटे कपड़े पहना करो, आप उसमें ज़्यादा अच्छे लगोगे, उसमें परफॉर्म क्या करो तो ज़्यादा अच्छे लगोगे। फिर मैंने उनको बोला कि यार कोई नहीं, आप पहले अपनी फैमिली में पहना के देखो उनको कैसा लगेगा, तब आप मेरे को बोलना। मासूम शर्मा की अभी आप बात कर रही थी, बट मासूम शर्मा के हमने देखे हैं बोल्ड सॉन्ग्स कई सामने आए हैं, तो उसे आप किस नज़रिए से देखती हैं? अभी ना आज ही मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी। उन्होंने बोला है कि अगर आप ये चीज़ बैन कर रहे हो, गवर्नमेंट को बोला कि अगर आप ये चीज़ बैन कर रहे हो इसलिए कि अगर मेरे गाने बैन होंगे तो जो यूथ है वो सुधर जाएगा।
वो बदमाशी करनी बंद कर देगा या छोड़ देगा। तो उन्होंने एक बात बोली है कि मैं आपके साथ हूँ हर तरीके से, तो आप ये चीज़ सिर्फ हरियाणा में लागू ना करके ऑल वर्ल्ड आप इसको अगर आप चलाएंगे तो मैं सबसे आगे आपके साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं शायद मुझे भी बात उनकी ठीक लगी। उन्होंने बोला कि इससे सिर्फ हरियाणवी आर्टिस्ट ही ये गाने बंद कर सकते हैं, बाकी बाहर ये चीज़ अगर खुलेआम हो रही है बॉलीवुड में, पंजाब में, मतलब कहीं भी, तो फिर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद बताओ क्या इस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा? अगर अगर गाने बैन होने से अगर बदमाशी ऐसे रुक सकती है तो पता नहीं फिर कहाँ ही फ़र्क पड़ रहा है। अगर आपको हरियाणा से बाहर कहीं कोलैब का किसी के साथ मौका मिले, बॉलीवुड या पंजाबी इंडस्ट्री में किसी सिंगर आर्टिस्ट के साथ, तो वो कौन होगा? मैं बचपन से अपना आइडल जिनको मानती हूँ वो अरिजीत सर है। मतलब मैं बहुत बहुत बड़ी वाली फ़ैन अभी भी फ़ैन ही हूँ मैं उनकी। मतलब पता उनसे नहीं, ज़्यादा सिंपल कोई नहीं दिखा। मैं आप भी उनकी simplicity सारी की बात चीज़ें कर रही एब्जॉर्ब हैं। करती हूँ। देखो सिंगिंग तो नहीं आ सकती उनके जितनी तो, बट उनका रहने का तरीका, उनका बोलने का, और बात कैसे करनी है, कैसे किस तरीके से सबसे मीट करना है, कैसे, मतलब मैं सारी चीज़ें उनकी फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो। अजय हुड्डा को आप जानती हैं? हाँ, अजय हुड्डा जैसे लिरिसिस्ट का हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका भी, क्योंकि जब मेरी एज इतनी नहीं है, तो जब मैं छोटी थी 15-16 साल की, तब हम उनके गानों पे डांस करते थे शादियों में या कहीं भी। और सबसे अच्छी बात ये है कि अजय भाई ने इतने सारे गाने 500 मिलियन प्लस दिए हुए हैं, बहुत सारे हैं, तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। इवन आज भी उनके गाने चलते हैं, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आके कुछ चीज़ें बंद हो गई हैं, बट आज भी उनके कलम में इतनी ताकत है या फिर इतना अच्छा वो लिखते हैं, तो आज भी उनके गाने लोग पसंद करते हैं। रेणुका, आपके गाने कौन लिखता है? मेरे गाने जो 52 गज का दामन था वो मुकेश जाजी भाई ने लिखा था, और अलग अलग राइटर लिखते रहते हैं, मैं खुद भी लिखती हूँ। तो क्या कभी क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट रहा है लिरिसिस्ट के साथ, लिरिक्स को लेकर? आई मीन जो बड़े हैं, जो काफ़ी मुझसे मतलब बड़े हैं, उनको तो मैं कभी बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा कोई हक भी नहीं बनता उनको सिखाने का कि ये लाइन यहाँ पे गलत है या कुछ भी, क्योंकि वो जो भी लिखते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज है मुझसे। जो मेरी हम उम्र होते हैं उनको मैं बोल देती हूँ कभी कभी कि ये लाइन हम ठीक कर सकते हैं, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी गाने लिखती हूँ, तो मुझे Idea थोड़ा रहता बहुत है। ऐसा बिल्कुल, आइडिया बिल्कुल, रहता है कि ये लाइन यहाँ से हट के अगर ये हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। अच्छा रेणुका, क्या कंट्रोवर्शियल लिरिक्स आजकल सिर्फ व्यूज और वायरल के लिए लिखे जाते हैं, वायरल करने के लिए लिखे जाते हैं? किस तरीके से? मतलब गुंडागर्दी में या फिर और दूसरी चीज़ों में? हाँ हाँ, कोई भी जॉनर हो। कोई भी, देखो सबको ये रहता है कि हमारे गाने चले, कोई भी, मैं भी यही सोचूंगी कि भाई मेरा गाना अच्छा चले, तो शायद लिखते हो जो लिरिसिस्ट हैं दिमाग में ये रहता है कि वायरल हो जाए। वायरल हो जाए। हाँ, रेणुका, क्या कोई ऐसा जॉनर या कोई ऐसा सॉन्ग लिरिक्स जिसे आप तवज्जो नहीं देंगी अगर आपको दिया जाए लिख के? तो जो डबल मीनिंग सॉन्ग होते हैं वो काफ़ी मैंने छोड़े भी हैं, बहुत पहले भी, और एक मूवी का भी सॉन्ग था जो कि मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैं माइक पे चढ़ भी गई थी मेरे भाई के कहने से कि और अच्छा मूवी का गाना है, गा दे गा दे गा दे, बट जब मैंने वो गाया तो मेरे से वो फील से नहीं गाया कौन सी यार, मूवी थी वो? ऐसा तो मैं नहीं बता सकती। रेणुका, ये जो ढांडा न्योली वाला की रीसेंट सॉन्ग को लेकर कंट्रोवर्सी हुई, इसे आप कैसे देखती हैं? क्या स्टैंड है आपका? ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन था या फिर अटेंशन के लिए? मैंने उनकी वो इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, मैंने उनकी वो लाइव वीडियो देखी थी पूरी, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया था सबको कि उन्होंने पहले तो वो जो लिरिक्स पे मुद्दा हुआ था वो चेंज कर दिए थे, और उन्होंने बोला कि उनके गांव में एक इंसिडेंट हुआ था इस चीज़ को लेके, तो उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने वो गाना लिखा था। और उन्होंने ये भी बोला था कि जैसे मेरे काफ़ी गाने आए हैं, मैंने सोचा था कि एक गाना मैं सोशल के ऊपर लिखूंगा कि लोग सुधरे, लोग देखें, लोग अवेयर हों, मतलब कितने भी देश में कुछ भी हो रहा है तो उससे लोग अवेयर हों। मैं अपने गाने के थ्रू एक मैसेज देना चाह रहा था, बट आप लोगों ने उसको नेगेटिव वे में ले लिया, तो मैं आगे से ऐसे गाने नहीं बनाऊंगा। उन्होंने ये भी बोला था, क्योंकि एक आर्टिस्ट जब एक गाना लिखता है और उसको कंपोज करता है, उसको गाता है, तो एक गाना उसके बच्चे की तरह होता है। वो इतनी मेहनत करता है उस चीज़ पे दिन रात, आप तो समझ सकते हैं
आपके तो घर में ही है। तो बहुत मेहनत होती है एक चीज़ पे, उसकी वीडियो बनती है, एडिट होता है, बहुत पैसा तो लगता ही है, ऊपर से जो मेहनत होती है और एक अटैचमेंट होता है, तो बहुत, जब लोग उसको मतलब हमारी तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार लोग इसको पसंद करेंगे, बट लोग उसको जब नेगेटिव वे में लेते हैं तो बहुत हर्ट होता है। तो उनको भी काफ़ी हर्ट हुआ था इस चीज़ से, तो वो चीज़ शायद कहीं ना कहीं अच्छी नहीं थी। ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन था या फिर अटेंशन के लिए किया गया था? अब वो तो वही जाने मैं तो इतना उनको जानती नहीं हूँ। मैंने तो जितना उनकी इंस्टाग्राम लाइव देखी, जितना मैंने उनको समझा, मुझे तो यही लगा कि उन्होंने यही बोला था कि मैं चाहता था कि मैं कोई एक अच्छी चीज़ लोगों के लिए करूँ, कि लोग अवेयर हों। अच्छा, कंट्रोवर्सीज की हम बात कर रहे हैं, मासूम शर्मा की बात करी, न्योली वाला की बात करी, क्या सेफ सिंगर का टैग लगा दिया है रेणुका पर इंडस्ट्री में? ऐसे क्या? देखो, फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता है। मैं खुद इस चीज़ के लिए अब रेडी हूँ कि पता नहीं क्या हो जाए। हाँ, जानबूझ के तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने जानबूझ के किया है, मुझे कोई शौक नहीं है कंट्रोवर्सी में पड़ने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेती हूँ फिर इस चीज़ को कि यार ये चीज़ क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मुझे नहीं पसंद कंट्रोवर्सी में फंसना, बट अगर फ्यूचर में कभी हो जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हूँ। रेणुका, ये रील्स ने टैलेंट को बूस्ट किया है या फिर शॉर्टकट्स बढ़ा दिए? टैलेंट बूस्ट हुआ है 30% और शॉर्टकट 70%। रील्स के जरिए? बट एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि गंदगी भी बहुत फैल रही है आजकल रील्स पे। मेरा मानना है कि आज के टाइम में मेरे खुद के घर में मेरे भतीजे हैं, बच्चे हैं, वो लोग फ़ोन देखते हैं, नहीं मानते, डांटते भी हैं, बोलते भी हैं कि बुआ बस थोड़ा देर देख ले। तो पढ़ाई करते हैं तो मम्मी बोलती थी कि हाँ देख लो, हालांकि मैं तो बिल्कुल मना करती हूँ कि बच्चों को फ़ोन देना ही नहीं चाहिए, बट आज के टाइम में बच्चे मानते ही नहीं हैं। तो बच्चे भी रील्स चलाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, तो खुलेआम ये चीज़ें, आप समझ सकते हो मैं किस चीज़ के बारे में बोल रही होंगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट, बहुत गंदा इफ़ेक्ट करेंगी आने वाली जनरेशन पे। बहुत कुछ है और ओपन है, करें। बिल्कुल। अच्छा, आज के टाइम में गाना हिट होगा या रील हिट होगी, ये डिसीजन कंट्रोल किसके हाथ में होता है? किसी के हाथ में नहीं होता। मैं मतलब सच बताऊं तो सब प्रमोशन का खेल है। आज के टाइम में इतनी गंदी आदत हो गई है यूट्यूब की, इतनी गंदी आदत हो गई है इंस्टाग्राम की, कि बिना प्रमोशन के कोई सॉन्ग चल ही नहीं सकता। एक दो गाना ऐसा है कि जिसमें नहीं नीड पड़ती, मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि सब ही अपने गाने पे प्रमोशन लगाते हैं। एक दो गाना बाय चांस ऐसा हो जाता है कि हाँ, जो खुद ब खुद वायरल हो जाता है। बाकी प्रमोशन तो सब लगाते हैं, सब, मैं भी लगाती हूँ, सब लगाते हैं, सब। बिना प्रमोशन के गाना चलते ही नहीं है। अच्छा, कुछ हरियाणवी इंडस्ट्री में वायरल फेसेस हैं। एक अभी मेरे को प्रांजल दहिया याद आ रही हैं, या अंजलि राघव, जिन्हें हम कई गानों में देख चुके हैं। तो क्या ये जो फीचर आर्टिस्ट होते हैं, क्या ये सिंगर्स को ओवरशैडो कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि फ़र्क तो पड़ता ही है। अब सामने जो वीडियो में होगा, कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता ही है कि अगर उसमें कोई चेहरा नहीं दिख रहा है तो लोग यही पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा बस कि वो गाना मैंने गाया। अच्छा, वो वाला गाना आपने गाया है, ऐसा बस बताना पड़ेगा कि अच्छा आप थे, आपने गाया था, उसमें आप थे तो नहीं। बट जो सामने वीडियो में रहेगा उसको देखते ही पता चलेगा, अरे ये तो उसका गाना है। वो मतलब कोई जा रहा होगा सामने से कि अरे यार वो वाला गाना, इसने ये गाना मतलब वीडियो में थी लड़की, या ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि यार, मुझे ही नहीं, मतलब सिंगर्स को तो होता ही है, सबको होता है। तो न्यू जनरेशन आर्टिस्ट के लिए आज का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क क्या है? शॉर्टकट भी बहुत आ रहे हैं, और मेहनत करके जाओगे तो उसमें बहुत लंबा टाइम जाएगा। मेरे हिसाब से तो मतलब कोई भी अगर इस इंडस्ट्री में भी आने का सोचता हो या फिर कहीं भी अपना टैलेंट दिखाने की सोचता हो, तो मैं तो यही उनको बोलूँगी कि शॉर्टकट ना अपनाएं, क्योंकि आप जितना जल्दी मुकाम पर जाओगे उतना जल्दी ही नीचे भी आ सकते हो। तो मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सब्र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लड़कियों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी या वॉर्न करना चाहेंगी इंडस्ट्री में आने से पहले, यंग गर्ल्स को? मेरा मानना तो ये है, देखो, आप कहीं भी जा रहे हो तो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करो, अगर आप किसी को साथ नहीं लेके जा सकते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री ख़राब है, या मैं ऐसा गलत भी नहीं बोलूँगी इंडस्ट्री को, बट देखो, किसी के चेहरे पर कुछ नहीं लिखा है। इंडस्ट्री से बाहर भी कितनी चीज़ें ख़राब हो रही हैं,
किसी के घर में बच्चियों के भी रेप हो रहे हैं आज के टाइम में, इतना इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है। तो मैं यही बोलूँगी कि इंडस्ट्री के बारे में नहीं मैं गलत बोल रही, कहीं वैसे भी अगर कहीं भी जा रहे हो, लड़की को खास मैं बोलती हूँ कि या तो किसी को साथ रखो अपने, या फिर अगर आप साथ नहीं भी लेके जा सकते तो अपनी फैमिली में ज़रूर इन्फॉर्म करो, क्योंकि आज का टाइम बिल्कुल सेफ़ नहीं है एक लड़की के लिए। तो आप शुरू से जहाँ गए हो या अपनी इंडस्ट्री में किसी सीनियर से मिले हो, या कभी हम डील की बात करने जाते हैं गाने को लेकर, हमेशा कोई ना कोई साथ में रहता है? क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो 16 साल की थी। अब 16 साल की बच्ची किसी से क्या ही बात करेगी, तो मेरे बड़े भाई हमेशा मेरे साथ रहे और आज भी मेरे साथ ही हैं। अब रैपिड फायर राउंड रेणुका, आपको रील्स स्क्रॉल करना ज़्यादा पसंद है या फिर कमेंट्स पढ़ने में मज़ा आता है? कमेंट्स, क्योंकि आज के टाइम में पता है क्या हो रहा है, कमेंट्स ज़्यादा फ़नी लोग करने लग गए हैं। अगर कोई फ़नी वीडियो आपके सामने आई है कोई फ़नी वीडियो आपके सामने आई है और उसके कमेंट्स खोल के देखो तो जितना हंसी उस रील्स पे नहीं आएगी उतना हंसी उस कमेंट्स पढ़ के आएगी। और स्टेज पर जाने से पहले नर्वस ज़्यादा होती हैं या एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है? नर्वस रहती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जब कोई लाइव शो होता है एकदम लाइव, जैसे कि सोनू भैया भी करते हैं, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि पीछे ट्रैक चल गया और आपने लिपसिंग कर दी, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। बट जब आपको लाइव गाना होता है ना, तो लाइव में काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं खुद का गाना भूल जाती हूँ। जैसे मैं गा रही होती हूँ, गाम में होएगा जो खुड़का जुत्ती मड़कड़ आली पैरूं, आगे की लाइन क्या थी, फिर ऐसे उसको रिपीट करती रहती हूँ, भूल जाती हूँ क्या थी ऐसे सोचती रहती हूँ। फिर अच्छा हाँ ये वाली लाइन थी। कई बार अपनी टीम को भी इशारा करती हूँ कि क्या लाइन थी, कभी भूल जाती हूँ। तो लाइव में ऐसा हो जाता है काफ़ी बार, क्योंकि चीज़ें लाइव चल रही हैं, कोई नोट ऊपर नीचे हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, नहीं तो कोरस में साथ होते हैं वो संभाल लेते होंगे, होता है पॉसिबल कि नहीं? कोरस में रहते हैं ना लोग स्टेज पे, मुझे देख के नर्वस रहते हैं कि क्या हो गया। बट मैं मतलब भगवान का शुक्र है मेरे को याद आ जाता है। बट मेरे साथ बहुत होता है ऐसा कि गाना शुरू हो गया, जैसे एक गाना है ऊंची हवेली, उसका म्यूजिक पार्ट सब शुरू हो गया, सब बैंड अपना पूरे ऐसे आ गए हैं। अब मैं पहली लाइन भूल गई कि क्या थी, वो म्यूजिक चल रहा है, मैं ऐसे करती हूँ हाँ ठीक है, और पब्लिक को थोड़ी पता है मेरे दिमाग में लिरिक्स है ही नहीं। ये अच्छा था। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं क्या थी, आएगा। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हाँ एक लाइन गलत गा देती हूँ, फिर उसको दोबारा से ठीक करके आती हूँ, तो मतलब मैं पता नहीं चलने देती, ऐसा होता है लाइव परफॉर्मेंस में। हाँ। तो गाना रिलीज होने के बाद व्यूज चेक करती हैं, सबसे पहले फीडबैक सुनती हैं? फीडबैक भी सुनती हूँ सबसे, और व्यूज़ तो चेक करती रहती हूँ। मेरे पापा बहुत करते हैं ये, जैसे मेरा कोई भी गाना आता है ना, तो मुझे इतना वो नहीं रहता कि 1 मिलियन हो गया, 2 मिलियन हो गया। वैसे मैं घर ज़्यादा रहती नहीं हूँ इतना, चंडीगढ़ में मोस्टली रहती हूँ, तो जैसे घर रह जाती हूँ 10-12 दिन, तो पापा बोलते रहते हैं तुझे पता है 3 मिलियन हो गया। मैंने कहा अच्छा, अभी तो कल तो इतना था। नहीं मैं चेक कर रहा था। तो पापा को बहुत एक्साइटेड रहते हैं पापा ऐसे। और रिकॉर्डिंग के टाइम में परफेक्ट टेक चाहिए या ज़्यादा फील इम्पोर्टेंट है? फील बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी गाना मतलब ऐसा उस गाने में एकदम घुस जाना। आप कोई भी गाना गा रहे हो को उस तरीके से गाना कि यार सामने मैं ही एक्ट कर रही हूँ। हालांकि अभी मोस्टली गाने में मेरे खुद मैं फीचर कर रही हूँ, बट शायद लोगों को ये लग रहा हो कि सारे गाने मैं ही कर रही हूँ फीचर। ऐसा मतलब मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है, मैं सही बताऊँ तो, कि सारे गाने जो मैं मेरे गाऊंगी उसमें मैं ही एक्ट करूँगी। कोई अच्छी मॉडल अगर रहती है तो मैं खुद से बोलती हूँ कि नहीं इस गाने में मैं एक्ट नहीं करूँगी, आप उनसे करवा लो। ओके, तो फैंस के साथ सेल्फी लेना ज़्यादा पसंद है या लॉन्ग डिस्कशंस, कॉन्वर्जेशंस? आई मीन सेल्फी। हाँ। कॉन्वर्जेशन में तो अगर 1-2 फैन मेरे आते भी है, जैसे मेरे कोई शो होता है तो मेरे फैन पेज हैं बहुत सारे। तो ऐसा हुआ था कि मुरादाबाद में मेरी एक फ़ैन आई थी मुझसे मिलने के लिए, मेरा मेकअप हो रहा था और वो जैसे ही आई, वो तो आते ही एकदम पागल सी हो गई, रोने लग गई। मैं आपको देख रही हूँ, मेरे हाथ जोड़ी, अरे बाप रे ऐसे कर रही है। मतलब अच्छी बात भी है वो मेरे लिए कि यार लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना मानते हैं। बहुत बहुत बड़ा एक ये ब्लेस्ड चीज़ें होती हैं कि भगवान ने इस लायक बनाया मुझे कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं। और बोलने लगी कि आज मैं मंदिर में गई थी बालाजी के, मैं मांग के आई थी आपसे मिलवा दो।
और प्रसाद लेके आई है, कभी मेरे पैर छुए, कभी कुछ। मैंने कहा नहीं यार, इतनी बड़ी नहीं हूँ मैं। तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं जब मैं फैन से मिलती हूँ। और मतलब मेरा जितना रहता है, जैसे भीड़ बहुत हो जाती है शो के दौरान, तो बॉडीगार्ड्स ऐसे कवर करके रखते हैं, तो लोग सेल्फी लेने के लिए बोलते हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि जितने लोगों की ज़्यादा हो जाए ना सेल्फी, उतना ही अच्छा है। हालांकि मेरे भाई बोलते हैं चल चल, रुक क्यों गई, चल चल, ऐसे करते रहते हैं। बट मेरे को यह है कि यार लोग मेरे लिए आए हैं, मुझे देखने के लिए आए हैं, तो कम से कम एक छोटी सी भी सेल्फी हो गई तो उनको खुशी होगी। तो गांव का सुकून पसंद है या शहर की फास्ट लाइफ? गाँव का सुकून, इसीलिए तो मैं मेरे गाँव से निकल नहीं पाती हूँ। जब भी चंडीगढ़ से जाती हूँ तो मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी आज भर पेट खाना खाऊंगी, क्योंकि सबसे मेन चीज़ खाना मेरे को कहीं बाहर कहीं पसंद नहीं आता मेरे घर के अलावा। ट्रेंड फॉलो करना या अपना स्टाइल बनाना? अपना खुद का स्टाइल बनाना। हिट सॉन्ग के बाद प्रेशर फील होता है या कॉन्फिडेंस? प्रेशर या कॉन्फिडेंस। सोशल मीडिया से ब्रेक लेना है या डेली एक्टिव रहना? ब्रेक लेना है। मेरे को बहुत आलस आता है। मेरी टीम बोलती है मैम आप एक्टिव रहा करो, डेली रील्स डाला करो। ये मुझे बड़ा ये आलस का काम लगता है, सही बताऊँ तो। रेणुका पवार अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इतना प्यार करते हो, और जैसे मुझे कभी भी डाउन फील होता है किसी भी चीज़ को लेके, तो मैं हमेशा इन लोगों को देखती हूँ, इनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और वहीं से मैं दोबारा से चार्ज हो जाती हूँ कि नहीं 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 यार मेरे पास तो बहुत प्यारी चीज़ है जो शायद किसी के पास नहीं है। तो वो जो प्यारे फैंस आपको भी सुन रहे हैं, वो उम्मीद लगा रहे हैं कि एक गाना सुना दीजिए उन्हें। बताइए कौन सा? चटक मटक। या रे घाली आख्या में शाहीर, बिंदी माथे फैलाई, बहू सब कर दे गाम की फैल, मैं बन ठणके जब आई, वो सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक हो। थैंक यू। मजा आ गया। अच्छा, लाइव शोज के दौरान रेणुका, क्राउड कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, किसकी होनी चाहिए? जो शो करवाता है, जो Organize मैनेज, करता है। हाँ जो मैनेज, सब उन्हीं को करना चाहिए। तो आपने कभी स्टेज पर खुद अनसेफ फील किया है? कभी? होता है, पता है क्या है, जब आप एक कलाकार बनते हो, जब आप एक आर्टिस्ट बनते हो, तो आपको तालियों के साथ साथ गालियाँ भी सुननी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप एक साफ मतलब आर्टिस्ट बन गए, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आप सिंप्लिसिटी कर रहे हो, आप अच्छे गाने गा रहे हो, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग आपको बुरा नहीं बोलेंगे। लोग तो लता जी को भी बुरा बोलते थे। आप देख लीजिए हनुमान चालीसा पे भी आपको नेगेटिव कमेंट्स मिल जाएंगे। लोग किसी को नहीं बख्शते हैं आज के टाइम में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि मुझे अनसेफ फील होता है। हाँ ये है कि मेरे साथ मेरे भाई रहते हैं, तो उनकी बड़ी पैनी नज़र होती है, वो हमेशा देख लेते हैं कि कौन क्या कुछ कर रहा है। जरूरी भी है तभी। एक शो में तो कुछ चीज़ें ऐसी इतनी ख़राब हो गई थी कि भाई ने बोला कि आगे मत जाना, यहीं से ही आप तुम परफॉर्म करो, मतलब यहीं से ही गाओ, आगे जाना ही नहीं है। काफ़ी बार हो जाता है, मतलब किसी का कुछ भरोसा नहीं होता ना, कौन किस इरादे से क्यों आया है, क्या कुछ नहीं पता। तो आपके एक्सपीरियंस में ऑर्गेनाइजर सेफ्टी को कितना सीरियसली लेते हैं? मोस्टली मेरे जैसे कि महोत्सव होते हैं, वो तो बिल्कुल सेफ होते हैं, उसमें तो कोई ऐसा सेफ्टी का ऐसा नहीं है, प्रॉपर सेफ्टी होती है वहाँ तो, क्योंकि वो गवर्नमेंट कराती है। डीएम सर होते हैं, सारे जिलाधिकारी होते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन होता है हर तरीके से, उसमें तो एकदम सेफ होता है। जो नॉर्मल अपने प्राइवेट कराते हैं उनमें भी हालांकि कोई ऐसा, मैंने बोला आपको एक दो जगह ऐसा मिल जाता है कि जहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बट सभी ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर कोई शो कराता है तो वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि यार मैंने आर्टिस्ट को बुलाया कि उसको कोई दिक्कत ना हो, तो वो उसकी जिम्मेदारी भी हो जाती है। तो परफॉर्मेंस के दरमियान परफॉर्म करते करते कभी ऐसा कोई कमेंट आया कि आपको लगा कि यहीं पे रोक देना चाहिए अब शो? नहीं, ऐसा आते होता है हैं कभी? सबके लिए आते हैं, सब करते होंगे, सबको आते हैं, बट मैं इग्नोर करती हूँ अब तो। रेणुका के लिए पैसा, पॉपुलैरिटी और शांति, इन सब में से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शांति। क्या आपको लगता है हरियाणवी इंडस्ट्री पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होती है? मैंने तो आज तक किया नहीं है, बाकी औरों का मुझे पता नहीं है। और अगर आपको बॉलीवुड से कभी ऑफर मिले?
मिले तो बहुत अच्छी बात है। तो आप रीजनल रूट्स अपनी छोड़ेंगी क्या? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको पहले भी अभी एक आंसर दिया था कि मैं अपना जो कर्म भूमि है मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकती हूँ। अगर कोई भी गाना मिलता है मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, जिद नहीं करती हूँ कि नहीं 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 मैं तो हरियाणवी ही करूँगी वरना करूँगी नहीं, बट मैं उनको बोलती हूँ कुछ सामने से कि अगर आप कोई मुझसे गाना करा रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी बॉलीवुड प्रोजेक्ट के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा हरियाणवी करो। मतलब मैं बोलती हूँ उनको कि वो अच्छा होगा, क्योंकि यार सही में आज के टाइम में हरियाणवी अपनी लैंग्वेज इतनी टॉप पे चल रही है, सब इतना सुन रहे हैं, सब यूथ इतना सुन रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है और प्राउड की भी बात है कि यार लोग हरियाणा को इतना पसंद कर रहे हैं। 10 साल बाद रेणुका अपने आप को कहाँ देखती है? मैं 10 मिनट बाद ही नहीं पता मुझे क्या होगा मेरे साथ। मैं तो सुबह आपके सामने, आपको पता ही है, आपके पास आ रही थी और चीजें इतनी ये तो वही खराब बात हो हो गई गई। कि प्रेजेंट में जीना चाहिए, ये तो वही हाँ। फिलॉसफी है ना। बट स्टिल कभी हम सोचते तो है ना कि हम अपने आप को कहाँ सीरियसली देखना नहीं, चाहते नहीं हैं। पता, सीरियसली नहीं पता, क्योंकि जो मैंने सोचा नहीं था भगवान ने वो कर दिया। हालांकि मैं आपको एक एडवाइस दूं या किसी को भी एक एडवाइस दूं कि कोई भी अगर सपने देखो इतने बड़े देखो कि भगवान भी ये बोले कि हाँ ठीक है अब तो पूरा करना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि सारी चीज़ उनके ऊपर छोड़ दो, आप संभालो, आप जानो, आपको जैसे करवाना है, जो करवाना है आप देखो। तो मैंने तो सही में उनके ऊपर छोड़ा हुआ है कि अगर 10 साल बाद क्या, 20 साल बाद क्या, वो जाने उनको कहाँ लेके जाना है और कहाँ रखना है, कहाँ छोड़ना है, क्या करना है। इंडस्ट्री का कोई ऐसा सच जो कोई बोल नहीं पाता कैमरे पर? नहीं, ऐसा तो यार एक बात बताऊं, हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है दूसरी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। दूसरी कौन सी? दूसरी बॉलीवुड हो गया या कोई भी, मतलब वहाँ बहुत ऐसा क्या अच्छी होता है। है जो हरियाणा इंडस्ट्री में नहीं होता? व्यवहार की बात है, मतलब लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा जल्दी अटैच हो जाते हैं, बहुत दिल मिल जाते हैं। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो जैसे मुकेश भाई हैं, एकदम ऐसे बोलते थे कि यार ये मेरी बहन है और इसको मेरे को एक बड़ा हिट गाना देना है। यहाँ पर रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब मैं ये बोलूँगी कोई गलत मतलब बात रिश्ता नहीं है। निभाने में लोग बहुत हाँ, इस वे में बोला मैंने, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत खराब है या ऐसा कुछ है। कभी मेरे को गालियाँ पड़वा दो आप सामने से। ही संभाल तो लिया फिर भी आपने। बहुत अच्छे थे। व्यवहार की बात है। नहीं सही में मैंने, मतलब मेरा बोलने का यही वो था, मोटिव था कि वहाँ रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ पे हरियाणा में, और निभाते भी हैं लोग दिल से। ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं नहीं, आप दूसरी इंडस्ट्रीज की बात कर रही हैं, बॉलीवुड वगैरह। वहाँ हमने देखा है खबरों में भी कई बार हमने सुना है कि कास्टिंग काउच, मॉलेस्टेशन, किस तरह की खबरें आती हैं। लड़कियाँ आके अपनी बातें कैमरे पर रखती हैं। क्या हरियाणवी इंडस्ट्री में भी ऐसे चैलेंजेस हैं लड़कियों के आगे? मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं है। आप मुझसे आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ पूछ रहे हो, वैसे सही बताऊँ नहीं तो नहीं, मतलब कभी इंसान ने सुना ही होता है किसी के मुंह से या किसी के साथ हुआ होता है। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, शायद नहीं हुआ। अब जिसके साथ हुआ होगा या तो उसने कभी बताया नहीं या क्या कुछ भी, मतलब जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने देखा है, तो मुझे तो नहीं लगता शायद ऐसा हुआ। अच्छा, कोई अगर यंग गर्ल रेणुका पवार से पूछे कि क्या मुझे इस फील्ड में आना चाहिए, तो आप क्या कहोगी? किस बेस पे, मतलब आप एज ए मॉडल या फिर एज ए सिंगर क्या बन के आना हरियाणवी इंडस्ट्री में एज अ मॉडल, एज अ सिंगर? क्योंकि अब हर कोई सिंगर तो नहीं बन सकता, हर कोई मॉडल तो नहीं बन सकता। आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी हैं जो कि हरियाणवी गाने कर रहे हैं। मैंने पहले भी यही चीज़ बोली थी कि अपनी फैमिली को साथ ज़रूर रखो, चाहे आप हरियाणा में जा रहे हो या आप बॉलीवुड में जा रहे हो। रेणुका, जब आप 16 ईयर्स की थी, महज 16 साल की थी, तो आपका गाना आया था सुन सोनियो। ये तो आपने पहला गाना दिया इंडस्ट्री को 16 साल में, लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करती आ रही हैं लंबे समय से? थोड़ा और शुरुआती बताइए आप। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बचपन से मन था कि मैं ना टीवी पे आऊँ। अच्छा। मेरी ख्वाहिश थी, एक सपना था। हाँ, सपना ऐसा था कि शायद पूरा ना हो, बट सपना था। जब मैं अपने स्कूल में भी बैठती थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो मतलब मेरे को सब फील होता था कि मैं सबसे अलग हूँ। सब पूछते थे कि तू क्या बनेगी, तू क्या बनेगी। तो मतलब मेरा ऐसा था, अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आती, मेरी रियलिटी ये होती, या तो मैं किसी नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रही होती, और अब तक तो मेरी शादी भी हो जाती है, अगर सच बताऊं टीचर तो। होते हैं। हाँ, शादी भी हो जाती है अब तक तो, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी फैमिली है थी,
तो अब तक तो कम काम कर देती मम्मी, बट मैं इस लाइन में आ गई, इस इंडस्ट्री में आ गई, सारी चीज़ें एकदम अलग हो गई। तो उस टाइम पे मैं ये मेरे मन में था, पता नहीं क्या ही अलग था कि यार मैं तुम जैसे ये सब नॉर्मल जॉब नहीं करने वाली मैं तो कुछ बड़ा करूँगी, देखना मैं तो बड़ी सेलिब्रिटी बनूँगी, लोग मुझसे मेरे साथ सेल्फी लेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। तो मुझे शुरू से था ये, ऊपर से एरोप्लेन जाता था तो सोचती थी कि यार बेशक से एक जॉब करूँ मैं, अगर एक टीचर भी बनी ना तो पैसे जोड़ के ना एक बार हाँ ज़रूर बैठूंगी, मेरा बड़ा मन था सही में। तो ऐसे होता था कि स्कूल में जैसे 15 अगस्त हुआ या फिर 26 जनवरी कोई भी फंक्शन होता था तो सबको पूरे स्कूल में ये पता था कि हाँ रेणुका अच्छा गाती है, अच्छा डांस करती है। तो रेणुका, मैं सबसे पहले हाथ उठाती थी कि मैम मेरे को पार्टिसिपेट करना है। तो सबको ये था कि हाँ रेणुका अच्छा गाती है। तो वहाँ से मुझे भी नहीं पता था कि सिंगिंग का मेरे अंदर ऐसा है। तो मेरी टीचर मम्मी को बोलती थी कि रेणुका ना अच्छा गाती है। अब ठीक है अच्छा आपको पता उस टाइम पे तो शर्म भी आती थी कि अगर भाई को बता दिया कि ये ना ये अच्छा गाती है, अच्छा मतलब ऐसे भाई बहन सिबलिंग्स में होता है ना थोड़ा टांग खींचना, वो हो तो ये बनेगी सिंगर, इस टाइप का कुछ होता था। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। फिर तब मैं 16 साल की हुई थी। तब भाई के एक फ्रेंड थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री में मेरी शुरुआत कराई थी। बोल सकते हैं एक तरीके से भगवान का भेजा हुआ कोई दूत। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, मतलब सही में कुछ नहीं पता होता। तो उनको भैया ने बोल के रखा हुआ था कि कभी आपको किसी चीज़ की ऐसे ज़रूरत पड़े, सिंगिंग या कुछ भी, तो मेरी बहन ना गा लेती है हल्का फुल्का थोड़ा सा, तो आप देखना ज़रूर। तो उन्होंने एक दिन बुलाया था भाई को कि आ जा अकेले अपनी बहन को लेके और एक गाना हमें करवाना है। उन्होंने ये बोला था कि गाना सिर्फ शूट हो चुका है, गाने में सिर्फ लिपसिंग करनी है, तेरी बहन एक्ट बहुत अच्छा करती है। ये नहीं बोला था कि इसको गाना गाना है। उस दिन मेरा गला खराब था, मेरे को जुकाम हुआ पड़ा था बड़ा गंदा। तो मैं वहाँ पे गई तो TR म्यूज़िक जो आज भी है, उनके काफ़ी गाने हिट थे उस टाइम पे। बदली बदली लागे और तेरी लत लग जागी तड़पाया ना करे, मतलब काफ़ी गाने उनके बड़े हिट हैं। वो म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और एक सिंगर भी हैं काफ़ी अच्छे। तो उनको मेरी वॉइस उस दिन मैं स्टूडियो में पहली बार देखा। कोई लड़की, गांव की लड़की, जानती नहीं स्टूडियो होता क्या है। उन्हें मेरे कान पे हेडफोन्स लगा दिए, ये क्या कर रहे हो, क्यों मुझे दूसरे रूम में ले जा रहे हो, क्या हो रहा है। भाई बैठे, टेंशन मत ले, मैं यही हूँ। मैं बड़ी घबरा रही, एक 16 साल की बच्ची। और मेरा शुरू से ही जो मेरा नेचर है ना, बहुत ऐसा सहमा सहमा सा। स्कूल में मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी और मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं बहुत डर गई थी उस टाइम। तो पता नहीं ये क्यों हो रहा है, मैं ऐसे काँप रही थी, मेरी आवाज़ भी ऐसे हो रही थी। उन्होंने बोला बेटा आप गाओ, आप डरो मत। तो मेरे को कम से कम 7-8 घंटे हो गए, वो गाना मेरे से गाया ही नहीं गया, इतनी डर रही थी मैं अंदर से। फिर वो तो भगवान का शुक्र है, उनको कैसे मेरी वोकल पसंद आई। फिर मैं घर आ गई और घर आती मैं बड़ी खुश। अगले दिन स्कूल गई, स्कूल में बता रही तुम्हें पता है अब मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगी, मेरा गाना आ गया। इतनी खुश हो गई मैं। फिर वो गाना आया, मैंने बोला था ना आपको कि कुछ मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मुझे उनका क्रेडिट नहीं मिला। ये गाना काफ़ी वायरल हुआ टिकटॉक पे उस टाइम पे। अच्छा। बट इसका क्रेडिट मेरे को इतना सा भी नहीं मिला। कोई भी नहीं जानता था कि ये गाना रेणुका भगवान ने गाया है। ये वही गाना सुन सोनियो। फिर मेरा मन थोड़ा टूट गया था उस टाइम पे कि यार हर जगह गाना चलता है। मैं जब ऑटो में बैठ के जाती थी तो गाना चल रहा है, अब किसी को पता ये गाना मेरा ही है। तो 1-2 चीज़ें ऐसे हो जाती थी। फिर उसके बाद 1 साल का मैंने गैप लिया था क्योंकि मेरी पढ़ाई थी, 11th-12th थी मेरी, तो मुझे उस पर फोकस करना था। फिर उसके बाद मैंने 2017 या 18 में मैंने फिर से स्टार्ट किया था। फिर हरियाणवी गाने मैंने स्टार्ट किए गाने। अब कितनी देर रियाज में देती हैं आप? वो तो सही बताऊं, अगर घर रहती हूँ तो मैं करती हूँ, बट जैसे शूट होता है, रिकॉर्डिंग्स होती है, चंडीगढ़ भी कर लेती हूँ। बट ज़्यादा आना जाना, इधर उधर शोज़ वगैरह रहता है तो छूट जाता है। कोई सीक्रेट क्रश भी है क्या? नहीं, सही बताऊं तो नहीं। क्योंकि मेरा क्रश या प्यार जो भी है सब भगवान है। सही बताऊं तो कृष्ण जी, राधा रानी, बालाजी, यही मेरी फैमिली है, यही मेरा क्रश है, यही मेरा प्यार है। बट जब ये आप अपनी मम्मी को बताती होंगी तो उनका क्या रिप्लाई आता है? क्योंकि मम्मी तो शादी के लिए पीछे पड़ी है। मम्मी बोलती रहती हैं कोई पसंद है तो बता दे। मैंने कहा कहाँ से ढूंढ के लाऊं मम्मी, सही में नहीं है। तो वही वाली बात हो गई। पहले तो बोला कि कोई लड़का
मतलब अब मैं कैसे ही पसंद करूँ, वो 24 घंटे मेरे साथ मेरे भाई होते हैं, कभी मेरे को कुछ ऐसा मौका ही नहीं लगता। और सही बताऊँ तो अब टाइम भी नहीं है इन सब चीज़ों का, मेरे पास तो नहीं है। जो थोड़ा बहुत होता है वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ, नहीं तो रील से स्क्रॉल करती रहती हूँ। डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन अलग अलग चेंज होता रहता है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। घर पर रहती हूँ तो मस्त सोती हूँ आराम से, फैमिली को टाइम देती हूँ, खाना खाती हूँ घर का पूरा दबा के अच्छे से। सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मेरे को सादा खाना बहुत पसंद है, सादा एकदम, रोटी और आलू की सब्जी जो भंडारे वाली नहीं होती वो वाली, और चावल राइस बहुत पसंद है मुझे, चाहे वो पुलाव हो, खिचड़ी हो। इवन अभी तो इतना ज़्यादा तंग आ गई हूँ मैं, बाहर जा जाके मैं रेस्टोरेंट में जा जाके बोलती हूँ कि भैया खिचड़ी है तो बोलते हैं मैम क्या बोल रहे हो। मैंने कहा मुझे तो खिचड़ी ला दो। मतलब सही में इतना ज़्यादा पक गई हूँ मैं बाहर का खा खा के। अभी कोई नया गाना आ रहा है रेणु का? हाँ, अभी बहुत अच्छे अच्छे और सरप्राइजेस भी हैं, क्योंकि एक गाना मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। हाँ, हाँ, मेरा एक गाना आने वाला है जो कि बंगाली और हिंदी हरियाणवी 3 लैंग्वेज में। वाह। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, बट अभी रिसेंटली जो गाना आने वाला है, अभी थोड़े बहुत दिन में उसका शूट है, मासूम भाई का और मेरा, वो आने वाला है, मेरे चैनल से आएगा वो। सुना दो ना। नहीं वो तो नहीं सुना सकती एक सेकंड में कॉपी हो जाएगा, पता चला यूट्यूब पे डल भी गया, मैं कहीं है ये कब हुआ, ऐसा हो जाता है। तो कोई और गाना सुना दो जो आपका फेवरेट हो। जो मेरा फेवरेट हो, मैं ना ज़्यादातर वैसे भजन ज़्यादा सुनती हूँ, तो मैं भजन सुना दो भजन सुना तो और देती मजा आ जाएगा क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है आपके मुंह से। हूँ। अच्छा या? कोई नहीं, मैं सुना देती हूँ। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हर रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हर रोज तेरे घर आते हैं। नाइस, वेरी नाइस। कबूतर। मन देख के हासे, देख के खासे, बलम मेरा वो जेठा। मन देख के हासे, देख के खासे, बलम मेरा वो जेठा। उड्या उड्या यो कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा। उड्या यो कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा। थैंक यू सो मच रेणुका, थैंक्स फॉर बीइंग अस। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। राम राम जी, मैं हूँ रेणुका पवार और क्लियर कट विद ज्योत्सना। आपने अभी जो ये पॉडकास्ट देखा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।